हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम सैम्पल पेपर फॉर दिस सेशन 2022 एंड 23 इसका सेक्शन ए सोल्व कर चुके हैं। वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। आई बटन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन बी को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद द वेवलेंथ λ1 इज सुटेबल फॉर द रेडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। λ2 is used to kill germs in the water purifiers. λ3 is used to improve visibility in runways during fog and mist conditions. Identify and name the part of electromagnetic spectrum to which these radiations belong. देखिए, λ1 को यूज किया था रेडार में, तो रेडार के लिए होता है माइक्रोवेव्स। λ2 को यूज किया था वाटर प्यूरिफायर्स में, तो ये होती है अल्ट्रावायलेट। λ3 यूज किया मिस्ट कंडीशन में और फॉग कंडीशन में, तो वो होते हैं IR रेडिएशन। ओके, आगे क्वेश्चन पूछा गया आल्सो अरेंज दीज वेवलेंथ्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर की एक ट्रिक होती है, उसको मैं कुछ इस टाइप से लिखता हूं। ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक क्या है, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके अच्छे से आप इसको समझ लेना। ये इस जो आपका स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, इस ट्रिक से आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देख लें। आई बटन पे भी वीडियो मिल जाएगा। इसमें रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जो वेवलेंथ हैं वो हमने, आप देखते हो कि वेवलेंथ डिक्रीज होती हैं जब हम इधर से इधर जाते हैं। तो आप देखोगे λ1 माइक्रोवेव्स हैं, ये हो गई आपके पास माइक्रोवेव्स M, और λ2 अल्ट्रा वायलेट है, ये आपके पास हो गया λ2, और λ3 IR है, IR है, ये होगा λ3। ठीक है, इसको रीअरेंज करना है आपको, किस में रीअरेंज करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो आपके पास हो जाएगा λ2 ग्रेटर देन है λ3 और ग्रेटर देन है λ1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मॉडिफाइड एज शोन इन द फिगर व्हेन टू स्पेसिमेन ए एंड बी आर प्लेस्ड इन इट। दो स्पेसिमेन दे रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है। आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन ए एंड बी, ए और बी को आइडेंटिफाई करना। देखो स्पेसिमेन ए में आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, वो स्पेसिमेन से रिपेल हो रही है। तो रिपेल करने का जो काम होता है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल करते हैं। बी वाला स्पेसिमेन में आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अट्रैक्ट हो रही है, तो अट्रैक्शन का जो काम होता है वो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक करते हैं। अब पैरा और फेरा को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यहाँ आप देखोगे जो अट्रैक्शन है वो कम है। अगर ये फेरोमैग्नेटिक होता तो अट्रैक्शन और ज़्यादा होता, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक है। ससेप्टिबिलिटी पूछी है पार्ट नंबर 2 में, तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होती है ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है, नेगेटिव होती है। पैरामैग्नेटिक मेटल की ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है बट पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ आयरन इफ दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज 3.6। देखिए रेडियस आप यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, तो आप यहाँ देखोगे रेडियस का और जो मास नंबर है उसका रिलेशन क्या है। उसका रिलेशन ये होता है R इज इक्वल टू होता है R0 मास नंबर 1/3। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको आयरन का निकालना है तो आप रेशो निकाल लेंगे, R ऑफ ई डिवाइड बाई R एल्यूमिनियम। R0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, आपके पास हो जाएगा A ऑफ Fe डिवाइड बाई A ऑफ एल्यूमिनियम, A ऑफ एल्यूमिनियम, और इसकी पावर 1/3। अब आप A ऑफ Fe दे रखा है 125, A ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा है 27, और इसका 1/3। 125 का 1/3 करेंगे, आपके पास कितना आएगा 5, 27 का कितना आएगा 3। R Fe आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 5/3 इंटू R एल्यूमिनियम, R एल्यूमिनियम, ये आपके पास हो जाएगा 5/3, और R एल्यूमिनियम गिवन है वो है 3.6, ये कैंसिल करोगे 1.2, दैट इज इक्वल टू 6 फर्मी। तो आंसर कितना आएगा
6 फर्मी। या फिर आपको करना था द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 913.4 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि शॉर्टर कब बनेगा, लॉन्गर कब बनेगा, किसी भी सीरीज़ की स्पेशल जो लाइंस होती हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इस बार भी प्रोबेबिलिटी है रिपीट होने की। उस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें आप। इसको हम यहाँ से सोल्व करते हैं। देखिए जो वेवलेंथ निकालते हैं तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n² फाइनल माइनस 1/n² इनिशियल। आपने इसको n1² माइनस n2² करके भी याद किया होगा। फाइनल इनिशियल मेरे हिसाब से याद करना ज़्यादा ईजी रहता है। इसमें आप क्या करेंगे, देखो ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इस प्रकार से सेल्स होते हैं। ये इसने किसका दिया, लाइमन सीरीज़ का दे रखा है। तो लाइमन सीरीज़ आपके पास कब बनता है कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल से फर्स्ट सेल में आ जाए तो लाइमन बनता है। तो लाइमन के लिए जो NF फाइनल होगा वो 1 होगा और N इनिशियल है वो 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है और बात ये है कि क्वेश्चन ये कहा है कि शॉर्टर वेवलेंथ है। कैसी वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ। देखिए आप इसकी एनर्जी जब आप निकालते हैं E, तो एनर्जी का फॉर्मूला आप लिखते हो -13.6 डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी लिखते हैं। आप देखोगे एनर्जी माइनस में है, एनर्जी माइनस में है। n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, जैसे मैं यही एग्जांपल लेता हूँ 1 लेता हूँ, या n की वैल्यू 2 लेता हूँ लाइमन सीरीज़ के लिए, n की वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो यहाँ एनर्जी है वो माइनस में आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से जैसे जैसे 3, 4, 5, 6 लेते जाओगे ये माइनस की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। जब n की वैल्यू आप इन्फिनिटी ले लेंगे तो n की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेंगे तो e की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप n की वैल्यू क्या ले लेते हो, इन्फिनिटी ले लेते हो, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, 0। और मिनिमम इस केस में आप देखोगे लाइमन सीरीज में तो n की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 करके एनर्जी निकाल देंगे हम, वो 3 पॉइंट समथिंग आएगी। अब आपको ये पता है कि जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू वो होती है hc डिवाइड बाई लैम्डा। क्या होती है, E इज इक्वल टू hc डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा अगर ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और अगर लैम्डा कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उस क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ, यानी लैम्डा को शॉर्टर करना है। तो लैम्डा को शॉर्टर करोगे तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, 0। और वो कब होती है, जब n की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी हो। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले केस में 1/λ लाइमन के लिए लैम्डा दे रखा है 913.4, तो 913.4 एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू R और 1 डिवाइड बाई n² फाइनल। लाइमन के लिए 1 होता है, 1 n² इनिशियल, वो इन्फिनिटी हो गया, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो R की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी वो आपके पास आई 1 डिवाइड बाई 913.4। R की वैल्यू इतनी आई आपके पास, ठीक है। यूनिट यहाँ पे अभी नहीं लिख रहे हैं हम, हमें क्या करना है, जब बामर सीरीज़ के लिए निकालेंगे तो R की इस वैल्यू को एज इट इज़ हम यूज़ कर लेंगे, तो यूनिट वहाँ पे जैसी भी होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। बामर सीरीज़ के लिए आप करोगे फॉर बामर सीरीज़, तो बामर सीरीज़ के अंदर आपका जो n फाइनल होने वाला है वो क्या होगा, क्योंकि बामर सीरीज़ तो वैसे निकालते हैं तो n फाइनल आपके पास जो कितना आता है 2, सेकंड में जब आएगा तो बामर सीरीज़ बनेगी। इनिशियल जो वैल्यू है n इनिशियल वो 3, 4, 5 ऐसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ बोलता है तो इनिशियल शॉर्टर वेवलेंथ किसी भी सीरीज़ की हो इन्फिनिटी ही आपके पास रहेगी। बामर सीरीज़ में अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/λ इज इक्वल टू R। R की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 1 डिवाइड बाई 913.4 इंटू 1/n² फाइनल, तो 1 डिवाइड बाई n² फाइनल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और आगे वाला तो 0 हो ही जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आप निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 913.4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा पॉइंट लगा देंगे, इसका कैरी लगा 1, ये 12, 3 कैरी लगा 1, 4, ये हो जाएगा 5, और ये होगा 30 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बामर सीरीज के लिए 3653.6 एंगस्ट्रॉम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाओ पहले, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है, इसका जो n है 1.25। सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी जो सराउंडिंग है इसका इसको n1 बोल देता हूँ मैं। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको n2 बोल देते हैं, इसको n1 बोल देते हैं, वो है 1.33। आपको बताना है कि ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। वैसे तो डायरेक्ट अगर वन मार्क आंसर हो, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन ये हो, तो आंसर आपको डायरेक्ट आप यस और नो में लिख सकते हो, और कन्वेक्स कन्वर्जिंग जो भी है जैसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आपको ट्रिक बताता हूँ उसकी। अगर लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, तो लेंस जिस शेप का है वैसे ही बिहेव करेगा। बट अगर लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम हो, तो लेंस अपनी शेप से अपोजिट बिहेव करेगा। डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप देख लें, आई बटन पे भी इसको देख सकते हो। यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पास जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 2/r होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 1/f हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1 इंटू 2/r। इस गिवन केस में आप यहाँ पे देखेंगे हेयर n2 है 1.25, n1 है 1.33। तो हम यहाँ पे देखेंगे हेयर n2 इज लेस देन क्या है, n1 है, n2 लेस देन n1 है। अगर n2 लेस देन n1 है तो आपके पास जो 1/f होगा, हेंस जो 1/f होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू स्मॉल है, ये वैल्यू लार्ज है। इन दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि फोकस कितना हुआ, नेगेटिव, और नेगेटिव फोकस किसका होता है, डाइवर्जिंग का। तो ये आप आंसर लिख देंगे, इट बिहेव्स एज डाइवर्जिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फिगर दे रखा है, फिगर बना लेता हूँ मैं पहले, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। रीजन समझना है आपको इसका, ठीक है। यहाँ पे एमीटर लगा रखा है, ये बैटरी है, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसा है। क्वेश्चन में है द फिगर शोज ए पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एस इन सीरीज विद ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। प्योर सेमीकंडक्टर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, and a source of constant voltage V. Should the value of R be increased or decreased to keep the reading of the ammeter constant? R की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज क्या करूँ, इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, एक वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए। वेहन सेमीकंडक्टर S इज हीटेड, इसको हीट कर दिया आपने, इसको हीट किया, और R में आप क्या चेंज करोगे ताकि A की वैल्यू में कोई चेंज ना आए। जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहले जस्टिफाई करने से पहले आप ये सोचो कि ए के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं एस को हीट कर रहा हूं तो ए पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले वो सोचो आप, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे। देखो, आप यहां से ये देखेंगे, अगर ए में कोई चेंज आ रहा है, एस को हीट कर रहा हूं, ए में कोई चेंज आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तभी ए की वैल्यू में चेंज आ सकता है। अब आप ये सोचो, ए को मुझे कांस्टेंट रखना है, ए को कांस्टेंट रखना है, इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब फिर से आप ये सोचो, अगर मैं एस को हीट करता हूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपके जो टेम्परेचर डिपेंडेंस का एक टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, टेम्परेचर डिपेंडेंस, वहां पे एक फॉर्मूला होता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिपेंडेंस है मटेरियल्स की, तो जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लो, टेम्परेचर डिपेंडेंस लिख देता हूँ पूरा नाम, एब्रिवेटेड लिख देता हूँ, डिपेंडेंस ऑफ
आर, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है, मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, वो टॉपिक समझोगे तभी आप इसका आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंटली मैं बात बता रहा हूँ ये पहले समझो आप, इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो बाद में बताऊंगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे पास, और उसमें हमने देखा कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और एक होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोस्टली बच्चे ये वाला फॉर्मूला याद करके रखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला फॉर मेटल्स ओनली होता है, याद रखना इसको, फॉर मेटल्स ओनली। और ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है फॉर मेटल्स नहीं, फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको अच्छे से समझना आप। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर मेटल्स ओनली, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो आप और इसके ऊपर अप्लाई करो। अब ये क्या है आपका सेमीकंडक्टर। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखना है। सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, तो सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब आर डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे फोर सेमीकंडक्टर में अब ऐसे लिख रहा हूँ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो आगे आप लिखेंगे हैंस ऑन हीटिंग एस इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। अगर ये डिक्रीज होगा तो मुझे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है, तो वी हैव टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जितना ये डिक्रीज होता है उतना आर को इंक्रीज कर दो, ताकि टोटल रेजिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस है ना सीरीज का, वो किसके बराबर, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको इंक्रीज कर दो, ताकि टोटल में कोई फर्क ना आए। अगर टोटल कांस्टेंट रहेगा तो करंट भी सर्किट में हमारा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर वर्सेस विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन फॉर ए अनबायस्ड डायोड इज शोन इन द ग्राफ ए वाला ग्राफ है। मैं ग्राफ बना देता हूँ, बाकी साइड में आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा है। जब तक मैं ग्राफ बनाऊँ तीनों तब तक आप समझो ध्यान से क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। देखिए ग्राफ ए बना रखा है कुछ इस टाइप से, ये V है और इधर X है, ठीक है। फिर ग्राफ B बना रखा है कुछ इस टाइप से, और ग्राफ C बना रखा है, ये ग्राफ A है, ये B है, मैं C यहाँ बना देता हूँ, और C बना रखा है कुछ इस टाइप से, ये V है सभी में, ठीक है, ये X है, ये है ग्राफ C। ए वाला ही अनबायस्ड का है। इन कंपेरिजन टू ए, ग्राफ बी एंड सी आर ऑब्टेन्ड आफ्टर बायसिंग द डायोड इन डिफरेंट वेज। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बायसिंग इन बी एंड सी एंड जस्टिफाई योर आंसर। बी और सी में आपको बायसिंग आइडेंटिफाई करनी है। अब आप देखो ये अनबायस्ड है, उसका पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ है। यहाँ तुम देखोगे पोटेंशियल बैरियर देखो इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, इंक्रीज्ड है, और इसमें देखोगे पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज है। पोटेंशियल बैरियर की हाइट देखो, ये प्रॉपर्टी है डायोड की बायसिंग की, आपको याद करनी है कि जब डायोड को हम रिवर्स बायस करते हैं, क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं, तो डायोड को जब आप रिवर्स बायस करोगे तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है, तो ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस्ड है। और जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस्ड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा। लिख लेते हैं, लैम्डा है 6,000 एंगस्ट्रॉम and the angular width of the central maximum in the resulting diffraction pattern is measured। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न की एंगुलर विड्थ मेजर की गई सेंट्रल मैक्सिमम की। when the slit is next illuminated by the light of wavelength lambda dash, अगर लैम्डा डैश से इल्यूमिनेट हमने किया, the angular width decreases by 30%। तो मैं मान लेता हूँ पहले, अगर ये इतना था तो इसकी एंगुलर विड्थ कितनी थी, थीटा। केस टू जो थीटा डैश है वो कितना था, 30% से क्या हो जाती है,
डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ओरिजिनल थीटा थी उसमें से 30% ऑफ थीटा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आप थीटा डैश कैलकुलेट करो पहले। थीटा डैश इज इक्वल टू आपके पास होगा थीटा माइनस 30 डिवाइड बाई 100 थीटा, दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, ये 7 डिवाइड बाई 10 थीटा। यानी आपकी जो थीटा डैश है वो 7 डिवाइड बाई 10 थीटा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा डैश। इस केस की लैम्डा डैश निकालनी है आपको। लैम्डा डैश कैसे निकालेंगे, अब देखो इस थीटा और थीटा डैश का आप रेशो निकाल लो। थीटा और थीटा डैश का क्या निकाल लें, रेशो। कैसे निकालेंगे वो देखो आप, वी नो दैट, आप यहाँ देखेंगे वी नो दैट जो सेंट्रल मैक्सिमम होती है वो 2 थीटा होती है और वो लैम्डा डिवाइड बाई डी होता है। 2 लैम्डा डिवाइड बाई डी भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो। कई जगह डी लिखा होता है, कई बुक्स ए यूज़ करती हैं। ए का मतलब क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद करो आप, जैसे ये सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट था, ये सोर्स था, तो ये जो स्लिट थी हमारी, इस स्लिट की जो विड्थ थी उसको आप ए से या डी से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हो। यहाँ आपके पास एक सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा था। सेंट्रल मैक्सिमम की जो विड्थ होती है वो 2 लैम्डा अपॉन ए देते हैं। जो एंगुलर विड्थ होती है वो 2 लैम्डा डिवाइड बाई ए से रिप्रेजेंट हम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। तो मैं निकाल लेता हूँ 2 थीटा डैश डिवाइड बाई 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डैश डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 2 लैम्डा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए। ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपके पास थीटा डैश डिवाइड बाई थीटा बचेगा। थीटा डैश है 7 डिवाइड बाई 10 थीटा और डिवाइड बाई थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल कर देंगे नेक्स्ट केस में, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डैश डिवाइड बाई लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा डैश आपके पास आएगा 7 बाई 10 लैम्डा। फर्दर वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा डैश इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 10 और लैम्डा की वैल्यू गिवन है कितनी, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plate have the surface charge densities of opposite signs. 2 प्लेट बना रखी हैं, बना लो पहले, अच्छे से समझ में आएगा आपको। अपोजिट साइन है, इस पे मैं प्लस लिख देता हूँ, इस पे क्या लिख देता हूँ, माइनस। इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है। और मैग्नीट्यूड कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज का जो सिग्मा की जो वैल्यू है वो है 17.7 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। What is the electric field intensity E in the outer region of the first plate? अब देखो, ये गॉस थ्योरम का एक स्पेशल केस है। ये गॉस थ्योरम का क्या एक स्पेशल केस है। इसमें अगर दोनों की डेंसिटी ऐसे सेम कर दो, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी इसको यूज़ किया होगा। तो जो प्लेट्स होती हैं इसके इस साइड में जैसे 3 रीजन बनाता हूँ, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे E की वैल्यू 0 होती है। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे E की वैल्यू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और ये वाला रीजन है यहाँ पे E की वैल्यू 0 होती है इफ़ अगर दोनों की डेंसिटी सेम होगी, इफ़ डेंसिटी ऑफ बोथ द प्लेट्स इज सेम, तो उस केस में क्या होगा, ये ऐसा केस कुछ बनता है। अब आपको पहली प्लेट के इधर पूछा है, पहले से पूछे, सेकंड से पूछे, E का आंसर तो कितना 0 आने वाला है। और दूसरे में बोला बिटवीन द प्लेट्स, तो बिटवीन द प्लेट्स E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वैल्यूज आप पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आप पुट करेंगे, ये दोनों दे रखी है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। सेक्शन सी को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये एक एक वीडियो छोटी छोटी वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप आराम से देख लें। 40 मिनट का वीडियो हो जाए, 50 मिनट का वीडियो हो जाए, तो वो देखने में आपको भी दिक्कत होगी, शूट करने में दिक्कत होती है, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सेक्शन सी का जल्द ही मिल जाएगा।